सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome everybody to our Sira class. Again we are continuing our journey to explore Sira. तो जो हमारी जर्नी शुरू हुई थी बहुत वक़्त पहले, जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था सीरा को एक्सप्लोर करना, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वो जाहिलिया का दौर। जाहिलिया के दौर से हमने जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ें सीखी जो इनह्यूमन थी, जो आज भी जो है प्रिवेलेंट हैं सोसाइटी के अंदर। और फिर हमने उसके बाद देखा कि एक रिवॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से अपनी स्टार्ट लेता है। और आगे हम देखते हैं कि वो रिवॉल्यूशन एक जब स्टार्ट लेता है, तो वो किस तरीके से एक छोटा-सा एक पौधा था और फिर आगे जाकर एक साइकामोर जो है वो उसमें तब्दील हो जाता है। बहुत ही बड़ा जो है एक पेड़ में तब्दील हो जाता है, जिसकी शाखें जो हैं वो तमाम अरब के जज़ीरे में, अरेबियन पेनिनसुला में फैल जाती हैं और लेटर ऑन जो है वही शाखें जो है तमाम दुनिया में जो है फैल जाती हैं। इस लेवल तक जो है हम इसको देखते आ रहे हैं, किस तरीके से जो है ये फैल रहा है। और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जंगें देखी हमने और फिर जंग के बिना जो है मामलात को डील करना, सियासत, पॉलिटिक्स किस तरीके से चली है, वो हमने देखा। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से एग्रीमेंट्स साइन किए जाते हैं, पैक्ट साइन किए जाते हैं और म्यूचुअल जो बेनिफिट्स होते हैं 2 ग्रोह के, वो हमने देखा और किस तरीके से एक-दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमने देखा। एग्ज़ैक्टली सिमिलर टू द करंट सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर आज भी जो है वो जो मामलात होते हैं, वही जो है हम सीरा के अंदर भी एड्रेस या फिर देखते आ रहे हैं, विटनेस करते आ रहे हैं। इसी तरीके के मामलात जो है उस वक़्त भी थे और उस वक़्त भी जो है उसी तरीके का बैकग्राउंड सेट था। बस फ़र्क क्या था? फ़र्क इतना था कि हमारे पास उस वक़्त प्लेयर्स थे, इस वक़्त जो है हमारे पास प्लेयर्स जो है वो लैक कर रहे हैं एंड द कॉम्पिटेंसी ऑफ प्लेयर्स भी जो है वो भी ज़्यादा मैटर करती है। तो हमने ये देखा कि शुरुआती दौर जो था उसके अंदर किस तरीके से रेज़िलियंस, पेशेंस, करेज और फिर हिकमत, विज़डम सबसे बड़ी चीज़, इन सब क्वालिटीज़ को प्रिंसिपल्स और उसूलों की पाबंदी उसके ऊपर जो है मुस्तहकम होकर जो है लाइफ़ को लीड करना, इन सब चीज़ों की जो तैयारी थी, वो शुरुआती दौर में हुई थी। किसकी? हमारे प्लेयर्स की, जिन्होंने असल में गेम खेलना है, राइट? तो उस इन सब तैयारी के बाद जो है, जब प्लेयर्स मैदान में उतरते हैं, तब जाकर जो हमने अपनी तरफ टेबल जो है टर्न कर दिया था। फिर भी मामला इतने आसान नहीं थे ऑब्वियसली, तो हम जो है इसके अंदर कभी भी एक जो डिवाइन हेल्प है, डिवाइन एंटिटी की तरफ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो हेल्प आती है, उसको हम कभी भी जो है नज़रअंदाज या फिर बैक ऑफ द कर्टेन नहीं रखते हम उसको। क्योंकि हम दोनों चीज़ों को एक साथ कंसीडर करते हैं। जब जो है अ, हक और बातिल के मैदान जो हैं वो सस्ते हैं, जहाँ पर हक के जो मेन प्लेयर्स होते हैं वो असल में कम होते हैं और फिर जो बातिल की तरफ जो प्लेयर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं या फिर सोल्जर ज़्यादा होते हैं। तो उस वक़्त जो है डिवाइन हेल्प जो है हर हमेशा अपना रोल प्ले करती है। लेकिन कब? जब ये अक़लियत जो माइनॉरिटी जो है, इन्होंने अपनी हद दर्जे जो है इन्होंने कोशिश करके जो अपने आप को तैयार करके इन्होंने ये मैदान में उतरे हैं। उस वक़्त जाकर जो है वो क्वालीफ़ाई करते हैं कि डिवाइन हेल्प जो है उनके लिए आए। ये भी हमने जो है बहुत अच्छे तरीके से विटनेस किया और हमने अलग-अलग तरीके के मार्के देखे। खुले मैदान के मार्के जहाँ पर बदर के अंदर जो है मार्के होते हैं, उहद के अंदर और फिर हमने देखा खंदक के अंदर जहाँ पर जो है क्लोज़ सिटी के अंदर जो है एक जंग होती है और फिर हमने खैबर के किलों में देखा कि किलाई जंग किस तरीके से होती है और हुनैन और तैफ में हमने जो है ये देखा कि किस तरीके से एम्बुश अटैक्स होते हैं, मतलब घात लगाकर हमला करना और उसके बाद जो है हम आए थे तबूक के एक्सपीडिशन में, उसमें भी हमने जो है बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। अब यहाँ पर जो है इस बहुत ही इतनी लॉन्ग जर्नी में हमने बहुत से क्रिटिकल पॉइंट्स हाइलाइट किए, कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस जो फैक्टर्स हैं,
उसको हमने हाइलाइट किया। ओके, कंप्लीटली एक कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड के साथ रिलेट करने के लिए जो हम कर सकते थे विद इन द टाइम पीरियड जो है हमने पूरी कोशिश करके जो उसको हाइलाइट किया। और अब नेसेसरी ये था कि हम सिरा को भी साथ कवर करें और इन चीज़ों को भी हाइलाइट करें। तो जब हम आगे इसके नेक्स्ट लेवल पर जाएँगे, तो वहाँ पर हमारा ज़्यादा फ़ोकस हो सकता है कि हम जो है किसी एक एस्पेक्ट को लें और फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाइलाइट करें। क्योंकि उसकी नेसेसिटी बहुत ज़्यादा है कि आज जो है वो इंडिविजुअल्स के अंदर भी जो है कल्टीवेट हो। ओके, एग्ज़ाम्पल विज़डम, एग्ज़ाम्पल ईगोलेस, एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपल, इन एग्ज़ाम्पल बी स्ट्रैटेजिक, स्ट्रैटेजिक कैसे होना है। तो इन सब चीज़ों को जो है हम पिकअप करके एक-एक लेसन को जो है हम कंप्लीटली जो है हाइलाइट कर सकते हैं। कब जब हम सीरा को कंप्लीटली हम जानते हैं, एटलीस्ट एक बेसिक लेवल के ऊपर जो है हमने सीरा बिगिनिंग टू एंड जो है कवर टू कवर जो है हमने कवर किया। जब हम इस तरीके से कवर करते हैं तब जाकर जो है और एक्सप्लोर करेंगे तो हमें हमारे प्रिंसिपल्स क्लियर होते हैं। अब मसला ये होता है कि जहाँ पर हम सीरा पढ़ते हैं वहाँ पर एक हिस्ट्री की किताब होती है। कि हमें कवर टू कवर तो पढ़ा दिया गया जहाँ पर हमें सीरा जो है आती है और फिर कुछ वक़्त के बाद भूल जाते हैं। लेकिन उसको एक ऐसे ऐसे टूल की तरह नहीं बताया गया कि जिसको यूज़ करके हर वक़्त जो है वो प्रॉब्लम्स को फ़िक्स किया जा सकता है। ऐसे टूल की तरह नहीं बताया गया इसको। दैट्स द इश्यू कि हम जो हैं आज जिस जगह के ऊपर हैं उसकी वजह जो है बस वही है। इसको एक एज़ अ टूल जो है हम इंट्रोड्यूस करें, जिसको हम इस यूज़ करके हर वक़्त जो है मामलात की जो है वो फिक्सचर्स करते रहें, उसको फ़िक्स करते रहें। इस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस ना कराना, बस वो वजह है कि आज जो हम जिस जगह के ऊपर हैं, उसकी जो है एक सिंपल सी बेसिक सा रीज़न जो है वही है। इसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाए और उसके बाद जो है इसको कवर टू कवर जब आप कवर करेंगे, तब जाकर जो है इसका फ़ायदा जो है और फिर इसके जो मामलात हैं, वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। और जो थॉट और आइडियोलॉजी की जो इश्यू है, जो आइडेंटिटी का इश्यू है, सबसे बड़ा इश्यू है। मतलब अगर से आप मुस्लिम उम्मा के अंदर जो डाउनफॉल है, उसको कंसीडर करते हुए और फिर उसके अंदर जो है, जो मसाइल हैं, जो फैक्टर्स हैं, जिसने लीड किया इस चीज़ को और क्या वो चीज़ें हैं जो लैक कर रही हैं आज। तो उन सबको अगर से आप ना अलग-अलग फ़िल्टर करके छाने भी तो आपको कुछ चंद 4-5 पॉइंट्स मिल जाएँगे। वो क्या हैं? सबसे बड़ा इश्यू तो थॉट और आइडियोलॉजी का होगा, जहाँ जिस वजह से जो है आइडेंटिटी क्राइसिस या फिर जो है हम अपनी पहचान को जो है भूल चुके हैं, राइट? क्योंकि हमारे पास अपनी थॉट या फिर आइडियोलॉजी नहीं और बैकवर्डनेस, इग्नोरेंस जो लैक ऑफ नॉलेज, इस तरीके की चीज़ें और लीडरशिप क्वालिटीज़ लैक करना और एथिक्स या फिर मोरालिटी, इसको लैक करना। ऐसे कुछ 4-5 जो है आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं जहाँ पर जो है बहुत सीवियरली जो है मुस्लिम उम्मा जो है लैक कर रही है और वही रीज़न है कि हम जो है उस डाउनफॉल में हैं जहाँ पर आज हम हैं। तो अगर से फिक्स किया जाए, तो वापस से जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है एक्सपेक्ट क्या हम कह सकते हैं कि वापस से जो है अपने उरूज की तरफ जो है वापस चलेगी। क्यों? क्योंकि ये मैं या फिर आप कोई भी मतलब कोई जो अमेच्योर है वैसे इंसान जो हैं, उनका ये मानना नहीं है, बल्कि प्रोफ़ेशनली जिन्होंने स्टडी किया और फिर सालों जिन्होंने स्पेंड किए हैं और फिर सिविलाइज़ेशंस की जो है डाउनफॉल और फिर उनके उरूज को जो स्टडी करते हैं, उन सब का जो है मानना है कि इस चीज़ के ऊपर इत्तेफ़ाक है। इन पॉइंट्स के ऊपर अगर से काम होकर जो है, वापस से जो है काम होना शुरू हो और फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए, तो अपने उरूज की तरफ जो है वापस से वो कम्युनिटी या फिर वो सिविलाइज़ेशन जो है वो चल पड़ेगी। ये जो है ये और हिस्ट्री भी गवाह है इस चीज़, इसमें कोई डाउट नहीं कि जब-जब हम देखते हैं कि किसी सिविलाइज़ेशन का जो है डाउनफॉल आता है और फिर उसका उरूज आता है, तो किस-किस फैक्टर में जो है वो अपने आप को डेवलप करते हैं। इस चीज़ के लिए भी जो है हिस्ट्री भी गवाह है। तो वहाँ पर अगर हम फिक्स करना शुरू कर देंगे, तो वापस से जो है वो मुस्लिम उम्मा जो अपने उरूज की तरफ चल पड़ेगी और इसको कैसे करें अगेन वी कम बैक टू सीरत, राइट? क्यों? क्योंकि जब ये मसाइल हैं, अब इन मसाइल को सही करने के लिए क्या टूल है? इस सीरा। तो इसको इस तरीके से जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं,
तब जाकर हम अ, कन्फर्म होते हैं कि अब जाकर फिर हमने कोई सीरा को इंट्रोड्यूस कराने का हक जो हमने अदा किया। वरना फिर जो है हमने मतलब आप सोच सकते हैं कि आप जहाँ जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर कई सारी मस्जिदें होंगी और हर मस्जिद के आलिम होते हैं और फिर सब लोगों ने सीरा पढ़ी होती है, राइट? बेसिक सिलेबस होता है, उसके बिना तो मतलब आपको डिग्री नहीं मिलती। लेकिन इतने ज़्यादा लोगों का पढ़ने के बाद भी जो है, कोई भी इम्प्रूवमेंट ना आना, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि आपको जो लेंस दिया गया है, वो असल में आपको बताया नहीं गया कि उससे देखते कैसे हैं। आपने लेंस तो पहन लिया लेकिन आपको पता नहीं कि देखते कैसे हैं। ओके, अगेन ये एक बहुत ज़्यादा एक ऑफ स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन लिटरली बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि उन्हें सिरा पता है, मतलब लेंस पहनी हुई है उन्हें, लेकिन फिर भी उन्हें देखना नहीं है। ओके, लेकिन जब हम लॉजिकली बात करते हैं तो एक ऑफ स्टेटमेंट है कि लेंस पहनी हुई है लेकिन देखना नहीं है। ऑफ स्टेटमेंट है ऑब्वियसली, लेकिन एग्जैक्टली यही हो रहा है। ओके, जितने लोग अब सीरा जानते हैं और फिर इस मामला को नहीं समझ पा रहे, तो इसका मतलब यही है कि लेंस उनके पास है लेकिन फिर भी उन्हें मामलात की जो है पहचान और फिर नज़र जो है उनको बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जब देखिए बस हमें जब स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम हमें ऑफ लग रहा है, लेकिन ये जो है थाउजेंड्स ऑफ जो है लोगों के साथ जो है मामला जो है ऑलरेडी चल रहा है। जो वर्बली इलॉजिकल लगता है वो प्रैक्टिकली जो है वो जो है हम उसको विटनेस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो जो है आज हो रहा है। ओके, दैट्स द रीज़न कि सीरा की इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम बार-बार जो हाइलाइट करते आ रहे हैं। कुछ मॉड्यूल्स के दरमियान जो हमने इसको हाइलाइट करना कम कर दिया था क्योंकि तवील मॉड्यूल्स थे, जिससे हमें गुज़रना पड़ा। अब फिर इंशाल्लाह हम इख्तिताम की तरफ आए हैं, जहाँ पर हम जो है 2-3 टॉपिक बस रह गए हैं। अभी कुछ आज के टॉपिक्स और फिर फेयरवेल पिलग्रिमेज, हज्जतुल विदा और फिर उसके बाद जो है एंड चैप्टर जो है हमारा क्लोज़ होगा। उसके बाद जो एक मॉड्यूल होगा शमाइल के ऊपर, जिसके अंदर जो है हम कैरेक्टर ऑफ प्रॉफिट के ऊपर जो है कुछ डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तो शॉर्ट डिस्कशन, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही तवील डिस्कशन जो है वो चलती है, लेकिन हम उसको शॉर्ट में एक मॉड्यूल में कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी जब हमने तबूक कवर कर लिया तो इसके बाद जो है बहुत सारे डेलीगेशंस आते हैं। डेलीगेशंस मतलब जो अब कबीले थे जो इंतज़ार कर रहे थे कि कुरैश और फिर मुसलमानों के दरमियान जो जंग होती है, इसमें से जो बच जाएगा उनका हम साथ दे देंगे। तो ऐसे जो कबीले इंतज़ार कर रहे थे तो उनको जो है अब आना था प्रॉफिट इस्लाम के पास। अब इनमें से बहुत सारों ने एग्रीमेंट साइन कर लिए और फिर बहुत सारों ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर बहुत सारों ने जो है उन्होंने टैक्स देने के लिए वो अग्री कर गए और जो अग्री नहीं करे, उनके ऊपर जो है जंग मुसल्लत कर दी गई। इस तरीके से जो कई डेलीगेशंस होते हैं, मतलब हिस्टोरियंस के मुताबिक जो है, अलग-अलग हिस्ट्री के जो राइटर्स हैं, उन्होंने लिखा है कि कुछ के मुताबिक जो है 100 से ज़्यादा डेलीगेशंस आए थे और कुछ के मुताबिक जो 60 डेलीगेशन जो आए थे और फिर कुछ के मुताबिक जो है और उससे भी कम आए थे। लेकिन तफ़सीलात जो हैं, हमें हर डेलीगेशन की किसी मतलब जो ऑथेंटिक चेन्स हैं, उससे नहीं मिलती और बहुत ही छोटे-छोटे जो डेलीगेशंस हैं, उसको आप जो है पढ़ सकते हैं। हदीस के कुछ वाक़यात भी हैं उसके अंदर, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम डेलीगेशंस के बाद का जो पीरियड है या फिर ऐसे कहूँ कि डेलीगेशन जो है प्रॉफिट इस्लाम की एंड सिकनेस एंड जो डेथ का चैप्टर है प्रॉफिट इस्लाम का, वहाँ तक भी डेलीगेशन चल रहे थे। ये कोई ऐसा मतलब पीरियड नहीं है। फ़तेह मक्का के बाद से लेकर जो है प्रॉफिट इस्लाम की वफ़ात तक जो डेलीगेशंस का जो पीरियड ऑन था, उस वक़्त जो है डेलीगेशंस आए जा रहे थे। तो हम इसको ऐसे तो नहीं कवर कर सकते कि सारे डेलीगेशन जो है एक ही मॉड्यूल के अंदर आ जाए। मतलब वो अलग-अलग वक़्त में आ चुके हैं। मतलब हम कुछ डेलीगेशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो बीच के डेलीगेशंस है जहाँ पर तबूक के बाद बहुत सारे आए थे, उस चैप्टर को जो है हम अभी के लिए इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो उसके बारे में बहुत सारे ऑथेंटिक चेंज नहीं है। लेकिन हदीस के मुताबिक जो है आपको बहुत सारे चेंज मिल जाएँगे। इंशाल्लाह हम उसको लेटर ऑन जो है ऑथेंटिक चेंज के थ्रू जो है ऑथेंटिकेट करके हम डिस्कस करेंगे। मतलब उसके अंदर आपको डेलीगेशन एक मिलेगा आपको मुसैलिमा कज़्ज़ाब का। जब आप अबू बकर सिद्दीक खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे तो उस वक़्त उसका चैप्टर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। वहाँ पर आप फिर से उसको ट्रेस बैक करेंगे कि यहाँ से जो है इसका मामला शुरू हुआ।
और फिर इसी तरीके से और भी कुछ डेलीगेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, मतलब नजरान का एक डेलीगेशन जिसने मुबालहा का चैलेंज किया था प्रॉफिट इस्लाम को और फिर पीछे हट गए थे। वो भी एक जो है बहुत ही एक मशहूर डेलीगेशन है। और इसी तरीके से बहुत सारे जो तकीफ के डेलीगेशन हैं, बहुत सारे जो आपको डेलीगेशन इसके अंदर मिल जाएंगे। अब हम जिस चैप्टर की तरफ जा रहे हैं वो इवेंट्स बिटवीन या फिर आफ्टर तबूक, तबूक के बाद जो इवेंट्स हुए थे, मेजर इवेंट्स, उसके बारे में जो हम डिस्कशन करेंगे। ओके, विद दैट विल स्टार्ट टुडेस क्लास। अबू बकर हज रज़ियल्लाहु अन्हु, ये पहला एक बड़ा इवेंट था जो तबूक के बाद जो है हुआ था। तबूक के बाद जो है नाइन्थ ईयर आया था। नाइन्थ ईयर में जब तबूक हो चुका था तो जुल्हिज्जा का महीना आया, तो उस वक्त जो है प्रॉफिट इस्लाम जो है हज का अमीर जो है मुकर्रर करते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। ये एक बहुत ही ज्यादा ऑफ चीज है जो हम नोट नहीं करते कि हज का जो है अमीर मुकर्रर किया जाता है। मतलब अगर से इस साल जो है जुल्हिज्जा में हज होना है, तो जो खलीफा है वो खुद लीड करेगा मुसलमानों को हज में, या फिर वो अपनी तरफ से किसी को जो है वो अमीर मुकर्रर करेगा जो तमाम मुसलमानों को, तमाम दुनिया के मुसलमानों को, कहीं से भी जो है मुसलमान आ जाए उसको लीड करने वाला बंदा जो है वो सिर्फ खलीफा होगा या फिर खलीफा का मुकर्रर किया गया अमीर होगा। और ये जो है एक हमारा जो है ट्रेडिशन सेट था, इसी तरीके से जो है हज परफॉर्म किया जाता था कब तक, जब तक भी उस्मानी खिलाफ खलीफा जो थे तब तक ये जो है मामला चलते आ रहे हैं। अभी जो है जिस तरीके से मुकर्रर किया जाता है वो तो रॉयल जो है किंगडम के तरफ से होता है, लेकिन खिलाफत की तरफ से नहीं होता। लेकिन जब खिलाफत की तरफ से होता है तो उस वक्त जो है इजमा होता है मुसलमानों का। क्यों? क्योंकि खलीफा जो है वो तमाम मुसलमानों का जो है खलीफा होता है। तो वो जब आपको अमीर मुकर्रर करता है उसके पीछे जो है आप हज करते हैं। तो इसी तरीके से प्रॉफिट इस्लाम जो है उस वक्त खुद लीडर थे, या तो वो खुद लीड करते या फिर वो अमीर मुकर्रर करते। तो इस दफा जो है प्रॉफिट इस्लाम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीर मुकर्रर किया हज का। और उनके साथ जो है 300 जो है कंपेनियंस हज करने के लिए निकलते हैं मदीने से। और उनके साथ जो है 20 कैमल्स होते हैं और उसमें से 5 जो है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हीं के होते हैं। लेटर ऑन जो है अबू बकर सिद्दीक जो अपनी खिलाफत के दौर में वो सैक्रिफाइस, मतलब या फिर अ, कुर्बानी जो है वो नहीं किया करते थे। उस वक्त तक जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो चुके थे, लेकिन जब तक उनके पास जो है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन मतलब स्टेबल थी, उस वक्त तक जो है वो बहुत ही आला तरीन तरीके से जो है कुर्बानी जो है वो किया करते थे वो अबू बकर सिद्दीक। यहाँ पर देखें 20 कैमल्स में सिर्फ 5 कैमल्स जो है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के थे इसके अंदर। तो वो निकलते हैं मदीने मक्के की तरफ हज करने के लिए। तो रास्ते में जो है उन्हें एक रास्ते में नहीं, जब वो मक्का पहुंच जाते हैं उस वक्त जो अली इब्न अबी तालिब जो है मैसेज के साथ पहुंचते हैं। क्योंकि उसी वक्त जो है सूरतुल बरा के जो है कुछ शुरू की आयत जो है वो नाजिल हुई थी और उसको जो है पहुंचाना था तमाम तर हाजियों के पास। और ये काम जो है अली इब्न अबी तालिब का था। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ जो है कुछ कमांडमेंट्स भी थे जो अली इब्न अबी तालिब को जो है पहुंचाने थे। और अरबों के अंदर जो है एक कल्चर था कि अगर से कोई लीडर है तो वो लीडर खुद जो है वो कमांडमेंट्स इशू करेगा, या फिर उसका कोई फैमिली मेंबर जो क्लोज रिलेटेड जो है उससे क्लोजली रिलेटेड है वो जो है जाकर कमांडमेंट्स इशू करेगा। इस वजह से जो अली इब्न अबी तालिब को ये टास्क मिला कि ये सूरतुल बरा के जो है आयतें भी रिसाइट करेंगे हाजियों को जाकर, और फिर मक्का के अंदर जो है कमांडमेंट्स जो है वो इशू करेंगे। तो जब अली इब्न अबी तालिब जो है प्रॉफिट इस्लाम के मैसेज के साथ जो है पहुंचते हैं, तो अबू बकर सिद्दीक जो है उनसे पूछते हैं कि या अली, एक एक तुम अमीर की हैसियत से आए आए हो या फिर एक फॉलोअर की हैसियत से, एक लीडर और एक फॉलोअर। तो अली इब्न अबी तालिब कहते हैं ए फॉलोअर, कि अमीर जो है आप ही हैं, मैं बस जो है एक मैसेज पहुंचाने के लिए आप तक आया हूँ। तो अली इब्न अबी तालिब जो है वहां पर सूरतुल बरा की आयतें रिसाइट करते हैं और फिर जो कमांडमेंट्स हैं वो इशू करते हैं। वो कमांडमेंट्स क्या थे कि इस वक्त जो है मक्का के अंदर जो है ये अनाउंस कर दिया गया था खुले तौर पर, कि यही वक्त था जब ये अनाउंस किया गया कि कोई भी जो है
नॉन बिलीवर या फिर काफिर जो है वो जन्नत के अंदर एंटर नहीं करेगा। जन्नत के अंदर जो एंटर करेंगे वो सिर्फ बिलीवर्स होंगे। और दूसरा पॉइंट कि जाहिलिया के दौर में जो है हज जो है वो नेकेड हुआ करता था, बिना कपड़ों के जो है वो हज किया करते थे या फिर सरकमएम्बुलेट तवाफ किया करते थे। तो ये वाली प्रैक्टिस जो है कंप्लीटली बैन कर दी गई। अब इसके बाद से जो है नेकेड जो है तवाफ नहीं होगा, बिना कपड़ों के नवा तवाफ जो है वो कोई भी नहीं करेगा। और इससे पहले अगर से किसी ने कोई भी किसी भी तरीके का अग्रीमेंट जो है मुसलमानों के लीडर के साथ या फिर प्रॉफिट इस्लाम के साथ साइन किया हो, तो उसकी एक्सपायरी जो है 4 महीनों में खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद जो है कोई भी किसी भी तरीके का जो है अग्रीमेंट वो नहीं होगा पेगन्स के साथ। पेगन्स या फिर जो मुशरिकीन थे उनके साथ जो है किसी भी तरीके का जो है अग्रीमेंट नहीं है। और आज के बाद से कोई भी मुशरिक जो है वो मक्का के अंदर जो है वो हज परफॉर्म नहीं करेगा। हज परफॉर्म करने का जो राइट है वो सिर्फ बिलीवर को है या फिर जो एक अल्लाह को मानने वाले हैं, बस उनका है। जो मुसलमान है उनका जो है राइट है हज परफॉर्म करने का। उससे पहले जो है तमाम तर लोग जो है विजिट किया करते थे या हज किया करते थे, चाहे वो मुशरिक हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन, सबके लिए आज़ादी थी। लेकिन उस वक्त जो है अनाउंस कर दिया गया कि आज के बाद जो है कोई भी पैगन वो हज जो है परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये कमांडमेंट्स थे। अब ये बहुत ही हैवी कमांडमेंट्स थे। इस तरीके के कमांडमेंट्स अगर से इशू करना हो तो प्रॉफिट वसल्लम या तो खुद आते या फिर अली इब्न अबी तालिब क्लोज जो फैमिली मेंबर हैं उनको ही सेलेक्ट करते। तो यहाँ पर जो है इस हैवी हैवी कमांडमेंट्स को इशू करने के लिए जो है प्रॉफिट इस्लाम ने अली इब्न अबी तालिब को भेजा और फिर उन्होंने अपने काम को सक्सेसफुली अंजाम दिया। और फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो जो है तमाम तर मक्के में जो है इसको अनाउंस करते हैं। और उसके बाद जो अली इब्न अबी तालिब तमाम तर मामला खत्म होने के बाद वो भी हज परफॉर्म करके अपनी ड्यूटीज की तरफ जो है वो वापस लौट जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु, मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु टू यमन। इनकी जो है जर्नी यमन की तरफ। ये क्या एक सीन है कि जब तमाम तर डेलीगेशंस आ चुके हैं तो उस वक्त जो है कुछ ऐसे डेलीगेशंस हैं जहाँ पर जिन्होंने जो है इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। अब उनकी तरबिया के लिए, उनके मामला दुरुस्त करने के लिए, उनके ऊपर एक अमीर तैनात करने के लिए कुछ लोग चाहिए। तो उसके लिए जो है प्रॉफिट इस्लाम ने यमन यमन बहुत ही बड़ा उस वक्त इलाका था, आज जितना यमन नहीं था, उस वक्त काफी बड़ा इलाका था जहाँ पर जो किंगडम्स भी हुआ करते थे। तो अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु और फिर मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, इन दोनों को जो है प्रॉफिट इस्लाम सेलेक्ट करते हैं। दोनों ही जो है अपने अपने जो है फील्ड्स में बहुत ही महारत रखते थे। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु जो है बहुत ज़्यादा आला तरीन तरीके से जो कुरान की जो है किरात करते थे, बहुत ही आला किरात करते थे। और इनके लिए जो प्रॉफिट इस्लाम कहते हैं कि तुम्हें जो है एक गिफ्ट मिला है दाऊद के गिफ्ट्स में से। ओके, दाऊद अलैहिस्सलाम को जो गिफ्ट मिला था, जो साउंड का जो उन्हें गिफ्ट मिला था, उस तरीके से जो है अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु को भी मिला है। और मुआद बिन जबल जो है वो उम्मत के सबसे बड़े फ़कीह हैं। फ़कीह, फ़कीह का मतलब क्या है? जो सबसे बेहतरीन हराम और हलाल की पहचान रखता है। और उनको ये भी शर्फ मिला है कि तमाम तर जो उलमा हैं या फिर स्कॉलर्स हैं जन्नत के अंदर, उन सबको लीड जो करेंगे वो मुआद बिन जबल होंगे। तो ये 2 आला तरीन सहाबा हैं, जिन्हें जो है टास्क मिला था कि यमन की तरफ जाएँगे, इलाके की तरफ, वहाँ पर जाकर जो है लोगों के दरमियान जो है अ, दावत का पैगाम पहुँचाएँगे, उनकी इस्लाह करेंगे, उन्हें इस्लाम सिखाएँगे, उन्हें हराम और हलाल की तमीज़ सिखाएँगे और फिर उन्हें एक कल्चर्ड और एक ज़बरदस्त तहज़ीब वाली जो है एक सिविलाइज़ेशन बनाएँगे, जो इस्लाम के बुनियादों के ऊपर जो है खड़ी है। इस तरीके से जो है उनको बनाने का काम जो है इन दोनों को मिला और प्रॉफ़ेट इस्लाम की इनको एडवाइसेज़ देखें। पहली जो एडवाइस थी प्रॉफिट इस्लाम ने दोनों को दी थी कि मेक इट ईज़ी फॉर देम एंड नॉट डिफिकल्ट। उनके लिए आसान बनाओ, मुश्किल नहीं। गिव ग्लैड टाइडिंग्स एंड डू नॉट क्रिएट अवर्शन एंड कोऑपरेट विद ईच अदर। ये प्रिंसिपल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है, जो कि हम आज कंप्लीटली भूल चुके हैं। देखिए, अगर से हम इसको उस दौर के हिसाब से ना भी कंसीडर करें, लेकिन उस दौर के हिसाब के लोग तो मौजूद हैं। मतलब जहाँ पर यमन के इलाके में जा रहे थे मुआद बिन जबल और फिर अबू मूसा अशरी,
तो वहाँ पर लोग ऐसे थे कि जिन्हें इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता था, बस इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने। कलमा पढ़ लिया और इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। अब उन्हें जो भी बताना था, अब इसके बाद से वो लोग जो है उन्होंने सीखना था। अब इससे पहले तो उन्हें 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 कुछ नहीं पता। इससे पहले सिर्फ़ उन्हें जाहिला की प्रैक्टिसेज़ पता हैं और फिर जो उनके लिए आसानी लगे वो काम कर लेंगे, जो मुश्किल लगा वो उसको जो है तर्क कर देंगे। इस तरीके का जो उनका एटीट्यूड सेट है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए देखिए कितनी खूबसूरत सी जो है एडवाइस दी गई है। मेक इट ईज़ी फॉर देम एंड नॉट डिफिकल्ट। अब इसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि तमाम तर जो भी चीज़ें आपसे उनको सिखाई जाएँगी, उन सब में जो है आसानी पैदा की जाए। कोई भी चीज़ जो है उनको मुश्किल ना लगे। मतलब पहली चीज़ जो जब प्रेज़ेंट किया जाए उसको आसान रखा रखा जाए और फिर उसमें जो है किसी भी तरीके की जो है डिफ़िकल्टी ना रखी जाए। और गिव ग्लैड टाइडिंग्स मतलब जो भी वो अच्छे काम करते हैं, जो वो बुनियादी फ़राइज़ को जो है पूरा करते हैं, उसमें उनको ग्लैड टाइडिंग्स दी जाए, एनकरेज किया जाए। और डू नॉट क्रिएट अवर्जन मतलब इख्तिलाफ़ के जो बीज है उसको बोया ना जाए। ये मतलब जिस तरीके से हम आज कॉमन देख रहे हैं, इस चीज़ को जो है रोका जाए। एक अवर्जन क्रिएट करने से रोका जाए, लोगों को जो है इंतशार फैलने से दरमियानी इख्तिलाफ़ जो है फैलने से रोका जाए। इसको यूनिटी जो है बनाना सबसे अहम तरीन काम है। जब आपका काम जो है ज़ीरो से स्टार्ट होता है तब। ये एडवाइस जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब आला लेवल के ऊपर काम करेगी अगर से हम आज इसको कंसीडर करें। एंड कोऑपरेट विथ ईच अदर कि कोऑपरेशन बिल्ड करो एक-दूसरे के साथ। यूनिटी बनाओ, कोऑपरेशन बिल्ड करो और फिर आसान रखो मामला, मुश्किल मत बनाओ। और जो लोग फ़राइज़ की अदायगी करते हैं, उनको जो है ग्लैड टाइडिंग्स दी जाए, एनकरेजमेंट जो है उनको मिला जाए। ये कितनी ज़बरदस्त और एक 2 लाइन की एक एडवाइस है, इतनी ज़बरदस्त एडवाइस है कि अगर से इस प्रिंसिपल को जो है फ़ॉलो किया जाए, तो फिर से जो है वो ज़ीरो से जो है काम वो स्टार्ट हो सकता है। और वल्लाही मुआज़ बिन जबल ने इस चीज़ के ऊपर अमल किया और फिर उनके दौर में जिस तरीके से उन्होंने मामला चलाए थे, शायद ही किसी और गवर्नर ने जो है इसको चलाए होंगे। इसी तरीके से जो उन्होंने मामलात को बनाए रखा था। बहुत ही ज़बरदस्त और आला एडवाइस जो है प्रॉफ़ेट इस्लाम ने दोनों को दी। फिर नेक्स्ट जो है मुआद बिन जबल को जो है प्रॉफ़ेट इस्लाम कहते हैं कि या मुआद तुम जो है अहले किताब के लोगों के पास जा रहे हो। अहले किताब, ओके? क्रिश्चियंस और यहूदियों को हम अहले किताब कहते हैं। तो जब तुम उनके पास जाओ तो उनको जो है पहले शहादत के साथ अप्रोच करना। पहले बताओ कि तुम पहले शहादत क्या है और फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है। कि पहले अल्लाह ताला में बिलीव रखना है, फिर प्रॉफ़ेट इस्लाम में बिलीव रखना है, उसके बाद जो है दूसरे कमांडमेंट्स हैं वो देने हैं तुम्हें। पहले शहादत, ये प्रेज़ेंट करनी है तुम्हें। दूसरा जब वो शहादत दे दें, तो सेकंड जो है नमाज़ का हुक्म दिया जाए। जब वो नमाज़ अदा करना शुरू कर दें, उसके बाद जाकर जो हमें बताया जाए कि तुम्हारे ऊपर जो है तुम्हारे मालों में से कुछ चैरिटी जो है तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़। बिल्कुल यही अंदाज़ था। हदीस के अल्फ़ाज़ जो इसी तरीके से कि जब शुरू कर दिया जाए, उसके बाद उन्हें बताया जाए कि चैरिटी जो है वो फ़र्ज़ है। उसके बाद जो बाकी जो कमांडमेंट्स हैं, वो स्लोली जो है उनके ऊपर प्लेस किए जाए। ये कमांडमेंट्स जो हैं इस तरीके से प्रॉफ़ेट इस्लाम ने मुआज़ बिन जबल को सिखाए। और फिर पूछा प्रॉफ़ेट इस्लाम ने कि ए मुआज़ जब तुम्हारे जब तुम वहाँ पर उनके दरमियान होंगे और कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उस वक़्त तुम किस तरीके से सॉल्व करोगे? तो मुआज़ बिन जबल रिप्लाई करते हैं कि या रसूलल्लाह मैं किताबुल्लाह की तरफ रेफ़र करूँ। कुरान से मैं जो है इनका इनका इश्यू जो है वो इनका डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व करूँगा। तो प्रॉफ़ेट इस्लाम पूछते हैं अगर से कुरान में तुम्हें कोई हिंट ना मिले तो मुआज़ बिन जबल कहते हैं सुन्नती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि प्रॉफ़ेट इस्लाम की जो सुन्ना है, उसमें से जो है वहाँ पर रेफ़र करेंगे और उसमें से जो है वो सॉल्यूशन निकाल कर जो है इश्यू को या फिर डिस्प्यूट को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो फिर पूछते हैं अगर से उसमें भी तुम्हें हिंट ना मिले तो मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि मैं जो है अपनी पूरी कोशिश करूँगा और फिर अ, जो बेस्ट अ, तरीका है जिस तरीके से मतलब इज्तिहाद जिसे हम कहते हैं, नॉट एक्चुअली मैं सिंपल वर्ड्स में इसको नहीं रखूँगा लेकिन नहीं रख पा रहा लेकिन इज्तिहाद जिसे हम कहते हैं, वो जो है उसके बारे में जो है मुआज़ बिन जबल ने कहा। इज्तिहाद मतलब एक ऐसा होता है कि आप जो है तमाम तर चीज़ों को रेफ़र करने के बाद जो है,
उस लेवल के भी आपको होना चाहिए। जब आप उस लेवल के होते हैं मतलब उस लेवल का आपको इल्म, एक्सपीरियंस, विज़डम के साथ अगर से आप हैं और फिर आप कुरान और सुन्नह को रेफ़र करते हैं, तो आप जो है अपनी तरफ से जो है एक जजमेंट जो है वो पास करते हैं। उसे हम इज्तिहाद कहते हैं। तो इज्तिहाद करूँगा तो ये मुआज़ बिन जबल ने कहा, तो प्रॉफ़ेट इस्लाम ने जो है उनके बैक के ऊपर जो है उनको टैप किया और फिर कहा कि जो है मुआज़ बिन जबल ने जो है बिल्कुल सही जो है उसने आंसर दिया है। उसके बाद जो है मुआज़ बिन जबल का जो है वो फेयरवेल होता है। जब प्रॉफ़ेट इस्लाम उनको फेयरवेल करते हैं तो उनके साथ-साथ तक जो है मदीने के बॉर्डर्स तक चलते हैं और फिर कहते हैं मुआज़ बिन जबल से और प्रॉफ़ेट इस्लाम जो है बाय वॉक जा रहे थे। मुआज़ बिन जबल जो है वो ऑन द बीस्ट जो उनकी सवारी थी उसके ऊपर जो है वो जा रहे थे और बताया प्रॉफ़ेट इस्लाम ने, "या मुआज़ तुम यहाँ से जो है अब जा रहे हो लेकिन अगली दफ़ा तुम जब मदीना लौटोगे, तो तुम जो है मेरी कब्र के पास से गुज़रोगे लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलूँगा।" तो मुआज़ बिन जबल जो है ये बात सुनकर जो है तारो-कतार जो है रोने लगे, बहुत ज़्यादा कि मतलब ये एक सबके लिए मतलब मुआज़ बिन जबल वाज़ वन ऑफ द क्लोज़ेस्ट कंपेनियन टू प्रॉफेट इस्लाम एंड प्रॉफेट इस्लाम में जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और प्रॉफेट ऐसा खुद बता रहे हैं कि अगले साल या फिर अगली दफ़ा तुम जब मदीना रिटर्न करोगे, तो उस वक़्त जो है मैं तुम्हें नहीं दिखूँगा बल्कि तुम मेरी कब्र के पास से जो है गुज़रोगे। तो मुआज़ बिन जबल के लिए खतरनाक जो है एक सदमा था उनके लिए। अब उनका ना मतलब जाने का बिल्कुल भी अब मन ही नहीं कर रहा था। इस लेवल के ऊपर जो मुआज़ बिन जबल जो है रोना शुरू कर दिया उन्होंने। तो प्रॉफेट इस्लाम ने जो है उनको कंसोल किया कि क्राइंग हैज़ इट्स ओन टाइम। जब रोने का जो है वक़्त जो है होगा, रोना जो है वो शैतान की तरफ से है। तो प्रॉफेट इस्लाम ने जो है उनको कंसोल किया और कहा कि जो लेवल्स या फिर रैंक्स में वही ऊपर है जो तकवा और परहेज़गार है। जिसका तकवा सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा रैंक में ऊपर। तो यही जो है मुआज़ बिन जबल ने प्रिंसिपल जो सेट किया था अपने रूल में कि जो सबसे ज़्यादा तकवा और परहेज़गार मुत्तकी बंदा होगा, वो मुझसे ज़्यादा करीब होगा। और बस इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो है तमाम तर मामला जो है मुआज़ बिन जबल ने चलाए थे। मतलब जो भी काम लेना हो या फिर पोज़ीशंस या फिर जो स्टेट जो मकाम जो है या फिर जो पोस्ट हैं जो उन्होंने इस्टैब्लिश करनी थी और फिर अपॉइंट करना था, उन सब के लिए जो है यही जो है प्रिंसिपल जो है मुआज़ बिन जबल ने सेट किया था। और ये आखिरी तो वक़्त था जहाँ पर मुआज़ बिन जबल को प्रॉफेट इस्लाम ने फिर से फ़क़ीह के जो फ़िक़्ह के उसूल हैं वो बताए कि ज़कात के रेट्स या फिर ज़कात के मामलात जो है वो किस तरीके से सेट किए जाते हैं। ये आखिरी मामला सेट करने के बाद जो है मुआज़ बिन जबल जो है वो कंप्लीट नॉलेज रखते थे फ़िक़्ह की। तो फ़क़ीह जो है सबसे आला तरीन जो है वो मुआज़ बिन जबल हैं, जिनका रोल जो है वो यमन के इलाके में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो खालिद इब्न अल वलीद एंड अली इब्न अबी तालिब टू यमन। अब जैसे मैंने बताया आपको यमन का जो है बहुत ही बड़ा किंगडम था, बहुत बड़ा एक इलाका था, जहाँ पर बहुत अलग-अलग जो है प्रोविंसेस आ जाते थे या फिर सिटीज़ आ जाते थे। तो अबू मूसा अशरी और फिर मुआज़ बिन जबल भी जो है एक प्रोविंस की तरफ गए थे और दूसरी जगह जो है वो खालिद इब्न अल वलीद को भेजा गया। खालिद इब्न अल वलीद का भी काम जो है यही था कि वो भी जाकर जो है वहाँ पर लोगों की इस्लाह करे, उन्हें दीन सिखाए, उन्हें रिलिजन के बारे में बताए, उन्हें दावत दे। ये तमाम तर मामलात जो उन्हें करने थे। लेकिन खालिद इब्न अल वलीद जो है वो अनसक्सेसफुल थे, वो नहीं कर पाए। अब उसके रीज़न्स हो सकते हैं कि खालिद इब्न अल वलीद जो है रिसेंट जो है वो मतलब उस लेवल की वो विज़डम नहीं रखते थे, जिस लेवल की वो दावा की स्किल्स में चाहिए थी। क्योंकि उनका जो है काम अलग था। जो उन्होंने काम करना था वो कंप्लीटली डिफरेंट था। तो खालिद इब्न वलीद को वापस बुला लिया गया और उनके रिप्लेसमेंट में जो है अली इब्न अबी तालिब को जो है भेजा गया। अली इब्न अबी तालिब जो है पहुँचते हैं यमन के इलाके में खालिद इब्न वलीद के रिप्लेसमेंट में। उनका काम ये था कि ज़कात की कलेक्शन करके आएँ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मामला जो है बहुत बिगड़ रहे हैं यहाँ पर, तो उनको जो है रिप्लेसमेंट में कहा कि आप जो है वहाँ के चार्ज में लें और फिर खालिद और उनके साथियों को वापस भेज दें। अगर से खालिद के साथी जो है तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं तो रहने दें या फिर वो वापस लौटना चाहते हैं तो उनको वापस लौटा दें। तो अली इब्न अबी तालिब जो हैं थोड़ा-सा हेसिटेंट हैं।
वो समझते थे कि उनकी एज जो है कम है, तो वो जो डिस्प्यूट्स वाले इलाके वहाँ पर वो नहीं जा पाएँगे, क्योंकि उन्हें डिस्प्यूट सॉल्व करने का या फिर जजमेंट पास करने का जो है उनके पास अभी उनके पास वो क्वालिटी नहीं है। तो प्रॉफ़ेट इस्लाम जो है उनके लिए दुआ करते हैं और फिर उसके बाद से जो है अली इब्न अबी तालिब के जो चेस्ट है वहाँ पर टैप करते हैं। तो उसके बाद से जो अली इब्न अबी तालिब कहते हैं कि उस दिन के बाद से मुझे जजमेंट किस तरीके से देते हैं वो मुझे आ गया। वली इब्न अबी तालिब कहते हैं कि खुद कि मुझे जजमेंट आ गया उस दिन के बाद से। तो इसका मतलब क्या है, जो सबसे बेहतरीन या फिर सबसे आला तरीन जो जज थे उम्मा के अंदर, वो अली इब्न अबी तालिब के थे। और उमर रदियल्लाहु अन्हु के जो पीरियड था खिलाफा का, उस वक़्त भी चीफ जस्टिस ऑफ मदीना जो थे, वो अली इब्न अबी तालिब। तमाम तर जो है मामलात के जो जजमेंट पास करना का जो जो काम था, वो अली इब्न अबी तालिब का। तो हज़रत अली जो है पहुँचते हैं यमन के इलाके में, वहाँ पर जो है वो लोगों को इस्लाम की दावत पहुँचाते हैं और फिर इस्लाम सिखाते हैं और तमाम तर लोगों को जो है चीज़ें बताते हैं कि इस तरीके से जो मामलात हैं। तो उनकी दावत को जो है कबूल करते हैं हमदान के कबीले के लोग। तो हमदान के कबीले के लोग जो है जब दावत कबूल करते हैं, तो ये न्यूज़ जो है प्रॉफ़ेट इस्लाम तक पहुँचती है और फिर प्रॉफ़ेट इस्लाम जो है खुश होते हैं और फिर सजदा शुक्र जो है वो अदा करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी और फिर हमदान के लोगों को कहते हैं कि हमदान के लोगों के ऊपर जो है सलामती हो। क्योंकि हमदान जिसे हम जैसे हम जानते हैं कि बहुत ही बड़ा कबीला था, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली इसके बारे में। यमन के इलाके में बहुत ही बड़ा कबीला था और इसका इस्लाम एक्सेप्ट करना जो है एक बहुत बड़ा जो है गेन था अरेबियन पेनिनसुला के अंदर। और बिना कोई खून बहाए जो अली इब्न अबी तालिब ने बस अपनी दावत के थ्रू जो है इनको अपने इस्लाम के अंदर जो है इनको एंटर कराया। और जब ये मामलात चल रहे थे, तो अली इब्न अबी तालिब जब अपने मामलात चला रहे थे, तो उस वक़्त जहाँ-जहाँ पर मसले जो है कमज़ोर होते, तो वहाँ पर अली इब्न अबी तालिब जो खतरनाक तरीन जो है उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी। अब हमने ये वाला जो अ, फ्लेवर है वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो है खिलाफत में या फिर उनकी कैरेक्टर में देखा है। लेकिन हालाँकि ये जो है फ्लेवर हमें बहुत ही ज़ाहिरी तौर पर जो है हज़रत अली की कैरेक्टर में भी नज़र आता है, कि जहाँ-जहाँ पर जो है उसूलों में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वहाँ पर जो है हज़रत अली जो है खतरनाक तरीन जो है हार्शनेस दिखाते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक वाक़या हुआ उनके दौर में कि ज़कात के अ, कलेक्शन में कुछ ऊँट आते हैं, तो उसमें जो है मतलब वो जो है डिवाइड होना था, जो पुअर मुस्लिम्स हैं उनके दरमियान। अब जो है कुछ लोग बिना जो है अ, उनको डिस्ट्रीब्यूट किए बगैर जो है उसकी सवारी करना चाहते थे। तो अली इब्न अबी तालिब ने जो है मना कर दिया कि इसके ऊपर तुम्हारा जितना हो हक है उतना ही जो तमाम तर मुसलमानों का हक है। तो मना कर दिया उनको। तो उन्हें लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक रूल है। तब अली इब्न अबी तालिब जो है हज का वक़्त था, तो वो चले जाते हैं। तो उसके बाद जब लौटते हैं, तो उस दरमियान जो है उनका असिस्टेंट था, उनसे उन्होंने परमिशन लेकर जो है उन कैमल्स की राइड कर ली। तो अली इब्न अबी तालिब जो है ऑब्वियसली वो जंग के तमाम तर मामलात जानते थे, तो उन्होंने देखा कि कैमल्स के ऊपर जो है राइड हुई है। उसके बाद वो लोगों को बुलाते हैं और फिर उनके ऊपर जो है हार्श जो है एक तरीके का उनके ऊपर रूलिंग जो है लगाते हैं। उसके बाद जो है ये कंप्लेंट जो है प्रॉफ़ेट इस्लाम तक जाती है कि अली इब्न अबी तालिब जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हार्श है यहाँ पर। तो प्रॉफ़ेट इस्लाम ने कहा कि अली जो है वो सिर्फ़ अल्लाह के उसूलों के ऊपर जो है स्ट्रिक्ट है। वो जिस तरीके से लोगों को जज करते हैं वो सही तरीका है। उसके बाद से जो है जो अबू सईद खुदरी हैं, वहाँ पर रहते थे, वो भी एक आला तरीन सहाबी हैं। वो कहते हैं कि इसके बाद से मैंने कभी भी हज़रत अली के डिसीज़न के ऊपर या फिर जजमेंट के ऊपर कभी भी मैंने इख्तिलाफ़ नहीं किया और ना ही मैंने कभी एक बुरी सोच तक जो है अपने ज़हन में आने दी हज़रत अली के बारे में। क्योंकि प्रॉफ़ेट इस्लाम ने खुद जो है कंसेंट दे दिया था कि अली इब्न अबी तालिब जो काम कर रहे हैं, वो आला तरीन जो है काम अब इनके यहाँ पर जो हज़रत अली का जो दौर था, वहाँ पर बहुत सारे वाक़यात होते हैं। मतलब एक एज़ अ जज जब हज़रत अली को देखते हैं, तो आपको बहुत सारे वाक़यात मिल जाते हैं। यहाँ के भी कुछ 2-3 वाक़यात हैं और मतलब आपको अगर से मैं वाक़या सुनाऊँ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन एक वाक़या 1-2 वाक़या जो हैं, वो उनकी जजमेंट की क्वालिटी को बताता है। एक बंदा था जो आकर हज़रत अली के पास कंप्लेंट करता है कि अ, या अमीर कि मैंने जो है फलाना वो एक बंदे को लेकर आता है और फिर कहता है कि इस बंदे ने जो है मेरी माँ के साथ ज़िना किया है। तो उससे
उससे पूछा जाता है कि कब, क्या, कैसे, क्या मामला है? तो वो कहता है कि ख्वाब में। तो अब वो कहता है कि इसको सज़ा दे। इट्स काइंड ऑफ फनी। बहुत ज़्यादा एक हिलेरियस थिंग था। अब हज़रत अली की जजमेंट की मतलब ये क्वालिटी देखिए आप किस तरीके से जज करते हैं कि जो सज़ा नाफ़िज़ करने वाला होता है, कोड़े मारने वाला होता है, उसको बुलाया जाता है और फिर कहते हैं कि इस बंदे की जो शैडो है, जो परछाई है, जो छाँव है, उसके ऊपर कोड़े लगाए, राइट? तो मामला मतलब उसने मतलब ख्वाब में हुआ था मामला। अब उस बंदे को अगर सज़ा दी जाए तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो अब उसकी उसकी भी फरियाद जो है सुननी थी और फिर उसको भी सज़ा देनी थी। तो उसके शैडो के ऊपर जो है कोड़े लगाए जाए। तो ये एक उनका जजमेंट है। एक और बहुत ज़बरदस्त तरीन तरीके से अली ने बताया मतलब बहुत सारे होते हैं। उन्होंने बहुत सारे मतलब मामलात को सॉल्व किया मतलब बहुत ही खूबसूरत स्टोरीज़ है। एक और वाक़या एक बहुत ही साउंड विट की जो है उनकी विटनेस जो है करता है ये वाक़या। कि एक कबीले के लोग थे, जहाँ जंगल के अंदर जो है उन्होंने एक ट्रैप बनाया हुआ। उस ट्रैप के अंदर जो है वो शेर को फँसाने वाले। तो ट्रैप बनाया और फिर एक दिन शेर आया वहाँ पर और शेर फँस भी गया। लेकिन वो 4 बंदे जो थे, बहुत ज़्यादा वो शरारती बंदे थे। तो उसमें से एक बंदा जो है बहुत ज़्यादा शरीफ था, तो वो क्या कर रहा था कि अंदर जो है वो शेर नीचे गिर गया है, तो उसको जो है वो मतलब उसे टिकल कर रहा था, मतलब उसके साथ खेल रहा था वो शेर के साथ। तो वो खेलते-खेलते जो है वो शेर के उस जो कुआँ है या फिर वो जो ट्रैप था उसके अंदर खुद खुद जो है वो गिरने लगा। तो जब वो गिर रहा था तो उसने अपने अ, मतलब ये ऐसा है वो 4 लोग जो थे असल में वो ट्रैप वाले नहीं थे, वो अलग दूसरे दूसरे लोग थे। तो उनमें से एक जो बंदा था वो खे जो शेर के साथ टिगल कर रहा था वो खुद गिर रहा था। तो उस वक़्त जो है उसने दूसरे बंदे को बुलाया कि हेल्प करने के लिए। तो दूसरा बंदा भी जो है उसको बचाने के लिए पहुँचता है तो उसको खींचते रहता है, लेकिन वो भी खींच नहीं पाया तो तीसरा बंदा जो है उसको खींचने के लिए पहुँचता है। तो तीनों बंदे जो है वो गिरने वाले थे। आखिर में जो है चौथा बंदा बचा था, वो भी जो है वहाँ पर पहुँच गया। तो चारों बंदे जो हैं एक साथ जो है लायन के ट्रैप में जो है वो गिरते हैं और चारों को जो है शेर खा जाता है। तो अब जो है वाक़या पहुँचता है ये हज़रत अली के पास कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। अब क्या केस है यहाँ पर ये देखिए। केस ये है कि जिस कबीले के बंदों ने शेर के लिए जाल बिछाया था वो असल कल्प्रिट हैं। शेर को क्यों फँसाना था? तो जिन लोगों ने शेर के लिए जाल बिछाया था उस कबीले के लोग जो हैं अब ब्लड मनी देंगे। ओके मतलब 4 बंदे जो मर चुके हैं, उनके बदले में जो है ब्लड मनी जो है दी जाएगी उनके घर वालों को। तो अब यहाँ पर केस ये था कि किस बंदे को कितना ब्लड मनी दिया जाएगा, कौन है असल कल्प्रिट? तो ये इश्यू था। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया था अली ने, ये देखिए कि पहले कहा जिस बंदे ने ये काम किया था मतलब जो शेर के साथ टिकल कर रहा था, खेल रहा था और फिर खुद जाकर गिरा था, तो सबसे पहला कल्प्रिट वो है। और जो दूसरा है वो उसके बाद है और जो तीसरा है वो उसके बाद है और चौथा जो है उसके बाद है। अब ये 4 बंदों का शेयर है। 4 बंदों को किस तरीके से डिवाइड किया जाए? ये पहला सवाल। तो समझ लें कि 1000 जो है दिरहम जो है उनको ब्लड मनी मिले थे। तो 1000 दिरहम में जो सबसे ज़्यादा जो शेयर जाता था वो सब चौथे बंदे को था, जो सबसे आखिर में गिरा था। और सबसे जो कम शेयर जाता है वो सबसे आखिरी मतलब पहले वाले बंदों को था। क्योंकि उसने खुद जो है गलती करके वहाँ पर जाकर गिरा। अब ये क्यों ऐसे था? क्योंकि अगर से ये नहीं जाता, तो ये तीनों बंदे जो है बच जाते। अगर से इसके रेशियो और प्रोपोर्शन में डिवाइड किया जाए, तो सबसे जो पहले वाला बंदा था, इसको सबसे कम मिलेगा और फिर जो आखिरी वाला बंदा था, इसको सबसे ज़्यादा मिलेगा। मतलब ऐसे समझे कि इसको 400, इसको 300, इसको 200, फिर इसको 100, 1000 में अगर से हम डिवाइड करें तो। इस तरीके से जो अली इब्न अबी तालिब ने इस ब्लड मनी के केस को भी सॉल्व किया। अब यहाँ पर सिंपल सी लॉजिक ये थी कि पहला वाला जो बंदा था वही सबसे बड़ा कल्प्रिट है। तो उसने इसकी गलती की वजह से जो है इन तीनों बंदों के लिए जो है मुश्किल खड़ी हुई थी। तो इन तीनों के लिए जो है ज़्यादा पोर्शन मिलेगा और फिर जो पहला वाला बंदा था उसके लिए सबसे कम। तो ये भी जो है एक वाक़या जो है अली इब्न अबी तालिब के रेन में जो है गुज़रा था। और भी इनके जो जजमेंट के बहुत सारे वाक़यात हैं जो आप पढ़ सकते हैं उनकी बायोग्राफ़ी। आखिरी जो एक्सपीडिशन है हमारा जरीर बिन अब्दुल्लाह एक्सपीडिशन टू धुल खलासा। धुल खलासा जो है एक बहुत बड़ा टेम्पल था वो, कहाँ पर यमन के इलाके में। अब उसे क्या कहा जाता था वो जाहिलिया के दौर से
टेम्पल जो है बना हुआ था और फिर उसको धुल कलासा कहते थे, काबा शामिया कहते थे, काबा यमनिया कहते थे। ये अलग-अलग इसके जो है नाम हैं। और एक तरीके से एक मरकज़ के तरीके से जो है सर्व करता था और लोग जो है इसको एक बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड जो है मानते थे। मतलब जिस तरीके से काबतुल्लाह को मानते हैं, उस तरीके से जो है वो सेक्रेड जो है इसको मानते हैं। थोड़ा-सा कम ही सही लेकिन इतना सेक्रेड जो है तो इसको मानते थे। तो एक डिविएंट मतलब लोगों को जो है एक डिविएट करने का जो है एक इलाका था ये। तो जरीर बिन अब्दुल्ला जो है, वो इसी इलाके के कबीले के एक सरदार थे। तो वो डेलीगेशन लेकर प्रॉफ़ेट इस्लाम के पास पहुँचते हैं और फिर इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं। तो उस वक़्त जो है प्रॉफ़ेट इस्लाम जरीर बिन अब्दुल्ला से कहते हैं कि या जरीर क्या तुम मुझे जुल्क़लासा से निजात नहीं दिलाओगे? तो जरीर जो है कहते हैं कि मुझे जो है जो हॉर्स है उसके ऊपर सवारी कर कर वहाँ तक पहुँचने से डर लग रहा है। तो प्रॉफ़ेट इस्लाम जो है उनके लिए दुआ करते हैं कि शरीर को जो है वो इस्तिक़ामत मिले, उसको स्ट्रेंथ मिले और फिर उनके चेस्ट के ऊपर जो है हाथ रखते हैं। तो उसके बाद जो जरीर बिन अब्दुल्ला जो है 150 राइडर्स के साथ जो है तुल कलासा पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं कंप्लीटली। और धुल कलासा जो है अपने कैफ़र किरदार तक पहुँचा और फिर जब ये न्यूज़ पहुँचती है प्रॉफ़ेट इस्लाम के पास, तो जरीर बिन अब्दुल्ला को जो है खूब दुआएँ मिलती हैं और फिर उनके तमाम तर साथियों को भी जो है दुआएँ मिलती हैं। अब ये जो है मामला क्या थे कि सिंपल सा मामला है कि ये जो है लोगों को एक मिसलीड करने का मतलब एक मरकज़ था जहाँ पर जो है लोग मिसलीड हो रहे थे। और फिर वहाँ के लोगों का सरदार जो था वो इस्लाम एक्सेप्ट कर चुका था। तो उस हालत में जो है इस तरीके के टेम्पल को जो है डिस्ट्रॉय किया गया। दूसरा यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट नोट करने वाली चीज़ ये है कि प्रॉफ़ेट इस्लाम ने एक ऐसे लीडर को तैनात किया गया जो उनके लोगों के दरमियान ऑलरेडी लीडर है। मतलब कोई कबीला अगर से इस्लाम एक्सेप्ट करता है तो उसको अब उसके कबीले के सरदार को ही अगर से हम लीडरशिप वापस से दे दें, तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होना है क्योंकि लोग जो हैं ऑलरेडी उसके साथ कंप्लाई करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी जो है हम प्रॉफिट इस्लाम की लीडरशिप में बार-बार देखते हैं। लोकल लीडरशिप मतलब जो दरम वहाँ के इलाके के लोग हैं, वहाँ के हिसाब से जो है लीडर जो है प्लेस करना उन्हीं के दरमियान में से। तो ये भी जो है स्ट्रैटेजी में जो है हम प्रॉफिट इस्लाम की देखते हैं बार-बार। और दूसरी चीज़ कि जो हॉर्स राइडर्स थे यहाँ पर, उनके लिए जो है प्रॉफ़ेट इस्लाम ने दुआ की। अब ये विर्च्यू मतलब जो फ़ज़ीलत है वो ज़ाहिर होती है यहाँ पर कि जो जंग के राइडर्स होते हैं उनकी फ़ज़ीलत कितनी बड़ी है कि जो है उनके लिए जो है इस तरीके से प्रॉफ़ेट इस्लाम ने दुआ किया। अब बाय एक्सटेंशन इसे कहा जाए तो मॉडर्न जितने भी हमारे फाइटिंग प्लेन्स हैं या फिर जेट्स हैं, टैंक्स हैं या फिर जो भी राइडिंग के मामलात होते हैं, उन सबको चलाना सीखना या फिर उन सब का इस्तेमाल करना, उन सब के बारे में नॉलेज रखना, ये भी जो है उसी फ़ज़ीलत में जो है एंटर करता है। ओके बाय एक्सटेंशन एग्ज़ैक्टली जो कंटेम्पोरेरी स्कॉलर्स हैं, उसको बाय एक्सटेंशन जो उन्होंने इसी चीज़ में कंसीडर किया है कि विर्च्यू ऑफ वॉर प्लेन्स या फिर जो फाइटर जेट्स, टैंक्स या फिर पायलटिंग फाइटर प्लेन्स या फिर मॉडर्न जितनी वॉर इक्विपमेंट्स हैं, उनके बारे में इल्म रखना, चलाना सीखना और फिर अपने आप को तैयार रखना, वो सारी जो है इस फ़ज़ीलत के अंदर जो है वो एंटर करते हैं। ओके विद दिस जो है हम इस मॉड्यूल को कंप्लीट करते हैं। बारकल्लाहु फ़ीकुम। इंशाअल्लाह नाउ वी टेक क्वेश्चन।